हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांडे एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा कक्षा 10 की गणित के अभ्यास 1.2 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी की, यूपी बोर्ड की। ठीक, देखिए, आप प्रश्नावली जब 1.2 ओपन करते हो तो आपको पहला प्रश्न दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, देखिए, आप इसके नाम से पूछिए तो ये अपने आप की डेफिनीशन को खुद ही बता रहा है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। मैं ऐसा डेफिनीशन लिख सकता हूँ, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कितनी है भैया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये प्रश्न 1 नंबर में कई बार पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभाज्य संख्याओं के। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो सकता है क्या? एक बार सोचो, 4 को अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं 2 गुणे 2, है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं 4 जो है वो 2 से डिवाइड है कि नहीं है, और 4 से भी डिवाइड है। और हमारा परिभाषा कहता है ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, जबकि हम देख रहे हैं 4 2 से विभाजित है। इस कारण से हम 4 को अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। अगली 5, अगली 7। 9 की बात करते हैं। 9 के बारे में आप सब लोग जानते हो। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी कि 9 जो है वो 3 से विभाज्य है। और हमारी डिफिनीशन कहती है जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। फिर कौन होगी? 11, ऐसे डैश 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 डैश। तो आपको जो ये प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आप अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अब मैं सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन 1 का जो पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है 140। अब 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे? देखिए, ये मैंने अभाज्य गुणनखंड करने की टेक्निक आपको बतानी है। अब ये लास्ट में 0 है। अगर कोई भी अंक, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 होता है, 0 होता है, लास्ट अंक, अंतिम अंक 0 होता है, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या 2 से भी कट सकती है, वो संख्या 5 से भी कट सकती है, यानी कि 2 और 5 दोनों से वो संख्या डिवाइड हो सकती है। तो हमें सबसे पहले जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी संख्या से इसको काटते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं इसे यहाँ पर 2 से विभाजित करता हूँ। 2 7 14, ये हो गया 70। फिर आप देखिए लास्ट में 0 आया, इसका मतलब 2 से कट जाएगी। फिर से हमने यहाँ 2 लिखा, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 पंचे 10, 35। अब लास्ट में 5 आ गया। अब लास्ट में अगर 5 आ जाए तो वो संख्या 2 से नहीं कट सकती। फिर किससे कट सकती है? 3 से कट सकती है। चेक करो एक बार, क्या 3 से ये संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। कैसे नहीं कटेगी? आप देखते हैं, 3 1 3, 5 में तो हम 3 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो 3 से कोई संख्या कब कटती है? जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाज्य संख्याएं अगर आप कोई आपसे पूछे कि 3 से कौन सी संख्या कटेगी,
3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो आप उस संख्या के सभी अंकों का योग कर दीजिए। अगर उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 3825। अब आप देखते हो इसमें योग करिए, 5 + 2 7 हो गया, 7 में आप 8 जोड़ेंगे, 8 7 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18। क्या 18 3 से विभाज्य है? कट करिए, 3 छक 18, यानी कि 18 3 से विभाज्य है। इसका मतलब 3825 भी 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? आंसर है जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, वो सारी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। यहाँ आप देखते हैं, तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं फिर से एक बार। यहाँ पर आ गया हमारा 35, ये 3 से नहीं कट कर रहा है। अगली अभाज्य संख्या पर जाते हैं, अगली अभाज्य संख्या 5 है। तो यहाँ आप अंतिम अंक 5 देख रहे हो। किसी भी संख्या में यदि अंतिम अंक 5 होगा तो वो 5 से आसानी से कट जाएगी। तो हम इसको 5 से काट देते हैं। 5 का कितनी बार जाएंगे? 7 बार जाएंगे, 5 7 35। उसके बाद आप चेक करते हो तो ये 5 से कटेगी नहीं, तो 7 है, 3 से भी नहीं कटेगी, 2 से भी नहीं कटेगी, स्वयं से यानी कि 7 से ही कटेगी, 7 के 7। यानी कि अगर मैं 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखूँ तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया? आप कैसे लिखते हो? अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 2 × 5 × 7। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं। में भी ये सारी चीज़ें सबको क्लियर होगी। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जो दूसरा क्वेश्चन आपका है 156 NCERT में आप देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है 3825। चौथा क्वेश्चन है 5005। पाँचवां क्वेश्चन है 7429। आप इसको सॉल्व करो और समझ में नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से इस पर डिस्कशन कर लूँगा। आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को एक बार अपने इस मेरे बताए गए तरीके के तथ्य पर आप अपने इस क्वेश्चन को अपने आप से हल करिए और स्वयं को जांचिए। ठीक, अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ। दूसरे प्रश्न की बात करता हूँ तो ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने NCERT क्लास 10 का सेकेंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं HCF और LCM क्या होता है। पहले हम बात करते हैं LCM। LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब ये क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक की? हम डेफिनेशन अगर आपको बताएं तो डेफिनेशन सुनिए, दो या दो से अधिक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। आपको मैंने कहा 4 8 12। अब हमें देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 3, यानी कि 2 से अधिक संख्याएं हैं। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी कि हमको इसका LCM अगर निकालना है का LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर
लासापा हिंदी में बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? हमको वो संख्या ढूंढनी है जो 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए और साथ ही साथ वो सबसे छोटी संख्या भी हो। तो हमारा जो निकालने का तरीका होता है ये होता है 4, 8, 12 हमने लिखा। अब इसको हम काटते चलते हैं, 2 दूनाई 4, 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 इक्के 2, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6। फिर अब देखते हैं 2 से कटेगा 1, 2 इक्के 2, फिर 3 से कटेगा 1, 1, 1। ठीक, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 गुणे 8 त्रिक 24, यानी इसका एलसीएम क्या होगा 24। ये एक तरीका है आपको निकालने का। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है। आपके पास 3 संख्याएं हैं, एक 4 है, एक 8 है, एक 12 है। आप इन तीनों में देखिए कि सबसे छोटी संख्या कौन है? 4 है। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 4 इक्के 4, 4 दुनाई 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सते 28। ठीक, अब 8 का पहाड़ा पढ़िए। 8 इक्के 8, 8 दुनाई 16, 8 त्रिक 24, 24 8 वाले पहाड़े में भी मिला। 12 का पहाड़ा पढ़िए। 12 इक्के 12, 12 दुनाई 24, यानी कि 24 12 वाले पहाड़े में मिला। ये चीज़ समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यानी कि 4 से भी 24 डिवाइड है, 8 से भी 24 डिवाइड है, 12 से भी 24 कट जा रहा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा 24। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक, दूसरा आ जाते हैं HCF सेकेंड। ये तो एलसीएम रहा। फर्स्ट सेकेंड आप देख लीजिए HCF क्या होता है। फुल फॉर्म इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले हम इसकी डेफिनीशन जान लेते हैं। इसकी डेफिनीशन क्या होगी? इसकी डेफिनीशन हो जाएगी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वे सभी संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हों। पूर्णतः विभाज्य हों। इसका भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका 4, 8, 12। HCF ज्ञात करने के लिए सिंपल आप सबका गुणनखंड कर लेते हो। 4 का गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। 8 का करेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। और अगर मैं 12 का करता हूँ तो 12 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ऐसा फैक्टर जो तीनों में सबसे ज़्यादा हो। आप देखिए 1 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि तीनों का HCF तो एक ये 2 हो जाएगा। आगे देखिए और कोई भी संख्या इसमें देखिए 1 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी तीनों में 1 2 और है। और कोई संख्या जो तीनों में है आप देख सकते हैं, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में उपस्थित हो, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 4। अब आप 4 से चेक करिए कि क्या 4 से 4 और 8 और 12 पूरी तरीके से विभाज्य है। 4 इक्के 4, 4 दुनाई 8, 4 तिहाई 12। यानी कहने का मतलब हम अपने डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आ गए कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वे सभी संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हों। आपने देखा 4, 8, 12 का HCF आया 4, और 4 से ये तीनों ही संख्याएं पूर्णतः क्या हैं विभाज्य हैं। तो ये होता है HCF और LCM। अब मैं एक तरीका बताने जा रहा हूँ जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है। देखिए क्लास 10 में एक फार्मूला आपको पढ़ना है। किसी भी 2 संख्याओं के HCF और LCM में एक रिलेशन होता है। किन्हीं भी 2 संख्याओं एवं उनके HCF एवं LCM में संबंध। क्या होता है? संबंध। माना
पहली संख्या ए है, पहली संख्या ए है व दूसरी संख्या बी है, दूसरी संख्या क्या है, बी है। तो a गुणे बी बराबर, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुणे बी बराबर उनका एलसीएम गुणे उनका एचसीएफ, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा। इसी चीज़ को आप यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे भी। ठीक, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 26 और 91। क्या प्रश्न है, आप पहला प्रश्न देखे भी हैं, 26 और 91। एक बार मैं फिर से प्रश्न दोहरा लेता हूँ, आप चेक कर लीजिए, प्रश्न के बारे में देख लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। ठीक, अब आप पहला प्रश्न अगर देखते हैं तो पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, 26 और 91। तो इसका आप सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले मैं 26 का अभाज्य गुणनखंड लिख रहा हूँ। देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, निकालना आप सभी को आता है, अभी मैंने पीछे आपको बताया अभाज्य गुणनखंड। आप यहाँ 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट अंक एक डिजिट, लास्ट जो अंक है वो एक सम संख्या है। तो किसी भी संख्या का लास्ट अंक एक अगर सम संख्या है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 1 2, 2 3 6, 13 स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 13। इसी प्रकार मैं 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेता हूँ। 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भैया, 91 का आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये 91 रहा, आप देखेंगे तो ये 7 से कटेगा, 7 1 7 2 9 21 हो गया, 7 1 21 13 स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 7 गुणे 13। अब मैं दोनों का एलसीएम निकालने जा रहा हूँ। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अब आप देखिए एलसीएम निकालने का एक सिंपल तरीका, इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इस 2 को हम लिख लेंगे। अब दूसरा, इसमें 13 है, इसमें 13 है, एक ही बार इसमें भी 13 है, एक ही बार इसमें भी 13 है, यानी इन दोनों के स्थान पर हम केवल एक बार 13 का यूज करेंगे। अगली संख्या छूट रही है जो, उसको भी लिख लेते हैं। अगली संख्या क्या है, 7, तो मैंने ये 7 भी लिख दिया। ठीक, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, आप एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम होगा 13 गुणे 7 करेंगे 91 आएगा, और 91 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 182। 91 गुणे 2 करेंगे तो 2 1 2, 2 9 18 आ गया क्या आपका 182। ठीक, एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों में ऐसा फैक्टर आपको ढूंढना है जो दोनों में हाईएस्ट हो। अब आप देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, और कोई ऐसी संख्या जो दोनों में मैच कर रही हो, आंसर है नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब हमको रूल लगाना है। रूल लगाने का मतलब चेक करना है, पहले इनका गुणनखंड करना है। ये एचसीएफ गुणे एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए इसलिए एचसीएफ गुणे एलसीएम मैं करता हूँ, एचसीएफ गुणे एलसीएम तो आपका कितना आता है 182 गुणे 13। करिए, 13 दुनाई 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 13 इक्के 13, 13 में अगर आप 10 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है 23। फिर से 13 दुनाई 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 2 उसमें जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा, हासिल आपका 10 बचा। फिर 13 इक्के 13, 13 में 10 आप जोड़ेंगे तो 2366 आ जाएगा। अब सेकंड चीज़ इसकी देखिए, इन दोनों संख्याओं का मैं मल्टीपल निकाल रहा हूँ, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ये भी देख लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या जो प्रश्न में दिया गया था, पहली संख्या कितनी थी, आंसर है 26। दूसरी संख्या क्या थी, आंसर है 91। अब मैं 26 और 91 का गुणा कर ले रहा हूँ। 91 26, 6 इक्के 6 और 6 नवाई 54, 2 इक्के 2, 2 नवा 18। इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ, 6 और 4 और 2 को ऐड कराऊंगा तो 6 आएगा, 8 और 5 को ऐड कराऊंगा तो 13 आएगा, रिमेनिंग 1 बचा, 1 एंड 1 कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। दैट मीन हमको क्या मिल जाएगा 2 3 6 6। क्या समझ में आया? दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 2366 आया और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल भी 2366 आया। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो आपको ये तरीका लगाना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो दो संख्याएं दी गई हैं उनका अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम और एचसीएफ निकाल लोगे। फिर आपको चेक करना है कि क्या उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल है, गुणनखंड है, जो गुणा है एचसीएफ और एलसीएम के बीच का, वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो रहा है। और ऐसा होगा, डेफिनेटली ऐसा होगा, क्योंकि रूल हमारा यही कहता है कि दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है, जो गुणा होता है, वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर, गुणे के बराबर होता है। ठीक है, अगले क्लास में एक बार फिर से मैं मिलूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।